हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस यूपीपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में। आज का टॉपिक है साथियों, देखें प्राचीन भारत के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हम लोग उठाए हैं। जो प्राचीन इतिहास का हम लोग कहते हैं स्वर्ण काल, यानी कि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत के चेल, चोल, पांड्याल, इन सबको देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, ठीक है। तो फटाफट से देखेंगे और इस बात को बता दें कि रिवीजन के सीरीज में वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के प्रॉस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम की डिमांड है। इसके साथ साथ बता दें जब हम लोग गुप्ता एम्पायर देखेंगे कंप्लीट तरीके से, इसका आर्किटेक्चर कहाँ पे क्या बना है, कितना एम्पायर रहा है गुप्ता का, ठीक है, कौन कौन सी मंदिरें रही हैं फेमस, ये सब वराह केरन का ये देखेंगे अवतार, ठीक है, गुप्ता का टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक ये तक फैली हुई है पूरी, ठीक है, और किस तरीके से ये देवगढ़ मंदिर, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारा जो भी प्रश्न पूछे गए सब के सब यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसको देखेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी, जैसे इन्वायरमेंट पे भी वीडियोज़ आ चुकी है, तो आप लोग जाइए फटाफट से उसको देखिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट करके जरूर बताइए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ से हम देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें देखेंगे चोल, चालुक्य और पल्लव, ठीक है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला कह रहा है कि एक तरफ शासक दिया हो, दूसरी तरफ वर्ष दिया हो, इनकी सूची मिलान करनी है, कौन से शासक किस वर्ष में रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट शासक है राजराज, ठीक है, तो ये थे 985 से 1015 ईस्वी तक। दूसरा है राजाधिराज प्रथम, ठीक है, 1044 से 1052 आप देख पा रहे हैं। और कुलोत्तुंग प्रथम, कौन? कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है कुलोत्तुंग प्रथम, नाम याद रखिएगा। विक्रम चोल, ठीक है, विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी तक। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या दिया हुआ है, कुछ राजवंश दिए हुए हैं और राजधानी। देखिए इस वाले सेक्शन में जो साउथ इंडियन है, इसमें क्या है कि जो जो राजा होंगे उनका काल अनुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल आर्डर, और प्लस जो राज्य हैं वो और उनके संस्थापक और राजधानी। यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, कंफ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखेंगे कि राजवंश है और राजधानी है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांची, कहाँ? कांचीपुरम, ठीक है। कदम्ब काल का तो वनवासी, और पांड्या का था मदुरई, ठीक है, मदुरई, ठीक है। काकतीय की कहाँ थी? वारंगल, ठीक है, काकतीय कहाँ? वारंगल। क्लियर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किससे? साउथ इंडिया से रिलेटेड। आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पूछे गए हैं, उन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। अगला कह रहा है पॉइंट कि नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य मूर्ति है वो एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। किस काल का उदाहरण है जो नटराज की जो मूर्ति है? वो देखेंगे कि चोल काल का, ठीक है, चोल काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है, प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते, तो ये थे चोल, ठीक है। चोल काल के राजा जो धृतराज थे, अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का क्या करते थे? घोषणा कर देते थे, ताकि आगे चल के फिर उसमें कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई ना हो। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो नौ सैनिक शक्ति नवल पावर के लिए जाना जाता था, तो वो है चोल, ठीक है। ये चोल राज्य ही है जो अपनी नवल पावर के लिए जाना जाता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा कि चोल संगम, ठीक है, चोल गंगम है नामक बृहद कृत्रिम झील का नाम याद रखिएगा, चोल गंगम। इसको बनवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राजेंद्र को, ठीक है, राजेंद्र को दिया जाता है, राजा राजेंद्र को दिया जाता है, और नाम याद रखिएगा चोल गंगम, ठीक है। और ये बहुत बड़ी कृत्रिम एक झील है, इसको बनवाया था राजेंद्र ने। अगला पॉइंट है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था किसने? राजा राज प्रथम ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, भगवान शिव को डेडिकेटेड, लगभग 1015 साल पुरानी ये 1000 ईस्वी की है, ये 1000 लगभग 40 और 14 के आसपास की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। देखेंगे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। चोलों का जो राज्य है वो किस क्षेत्र में फैला था? तो आप देखेंगे कोरोमंडल तट, ठीक है, दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था, ठीक है, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में क्या हुआ था? फैला हुआ था। अगला पॉइंट है कि चोल शासकों के शासनकाल में वारियम, ठीक है, वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो टोट्टा वारियम, कौन? टोट्टा वारियम, दो तीन तरह का वारियम होते हैं, उसी में से एक है वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाले को क्या कहते हैं? टोट्टा वारियम। अगला पॉइंट कह रहा है कि चालुक्यों की राजधानी थी, ठीक है, चालुक्यों की राजधानी पूछ रहे हैं, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वातापी, ठीक है, वातापी। इन सब का अगर आप इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स अगर बना लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए बाद में रिवीजन करने के लिए, क्योंकि इसी तरीके से पॉइंट घूम फिर के आपको मिलेंगे और सिर्फ आपको प्रीलिम्स यहाँ पे क्लियर करना है, तो उस हिसाब पर्सपेक्टिव से सोचना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसमें करना नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि चोल राजाओं के स्नानागार
एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे। तो स्त्रियां तथा पुरुष दोनों, ठीक है। चोल जो राजा थे उनके यहाँ अगर स्नानागार या भोजनालय का प्रबंधन ऐसा नहीं था, सिर्फ स्त्रियाँ या सिर्फ पुरुष देखते थे। तो उसमें आप देखेंगे अलग अलग दोनों तरीके से दोनों लोग वहाँ पे अपने अपने काम को देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो राजा राजराज प्रथम, ठीक है। राजराज प्रथम जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर, ठीक है, क्या किया था, इसने विजय प्राप्त की थी। अगला पॉइंट है चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था। तो मलिक कफूर ने, ठीक है, मलिक कफूर चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य कमांडर था, तो नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है ये कुलोत्तुंग फर्स्ट के बारे में बता रहा था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, इसलिए अभी जो ऊपर आया था कुलोत्तुंग फर्स्ट, तो मैं कहा था कि इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी ने अपने कार्य में 72 व्यापारियों को चीन के वहाँ भेजा गया था, चीन में भेजा गया था। तो किसके कार्यकाल में भेजा गया था? 72 व्यापारियों को चीन, तो कुलोत्तुंग फर्स्ट के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं ऊपर ही बता चुका था आपको स्टार्टिंग में कि कुलोत्तुंग फर्स्ट को ध्यान रखिएगा क्या क्या काम किए इन्होंने। 2 काम इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 72 व्यापारियों को चीन में भेजा इन्होंने, दूसरा श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता इन्होंने दे दी, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता देने के साथ साथ वहाँ के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया। तो कुलोत्तुंग इस वजह से इतिहास में जाने जाते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकुल्लम का युद्ध, ठीक है, हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा इस युद्ध को, कितनी बार ये पूछा हुआ है, मतलब हर एक एग्जाम में लगभग ये पूछ लेता है। तकुल्लम का युद्ध, ठीक है, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य का ये युद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने टाइम का। अगला पॉइंट है कि चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया, तो वेनसोंग। किसने? वही चालुक्यों के शासन का वर्णन किया, किसने? वेनसोंग ने, एक चीनी यात्री थे, और इन्होंने क्या किया था, भारत और चीन के बीच के संबंधों का कंप्लीट वर्णन किया था। अगला पॉइंट देखेंगे कि किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो चालुक्य वंश था जिसने महिलाओं को प्रशासन में भी उच्च पद दिए जाने का काम किया था। मत्त विलास प्रहसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए ये किताब, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन, ठीक है। महेंद्र वर्मन द्वारा लिखित एक पुस्तक है मत्त विलास प्रहसन। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कितनी बार ये पूछा जा चुका अलग अलग एग्जाम में। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल क्यों प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्र उपकरणों के लिए। किसके लिए? लोहे के यंत्र उपकरणों के लिए। अगर आप देखें 3री शताब्दी में प्रसिद्ध था कौन सा? वारंगल अपनी टाइम पे फेमस था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड के एकोल अभिलेख में। यहाँ पे 2 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट तो ये कि एकोल अभिलेख जो है, ठीक है, किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और संस्कृत के कवि जो कालिदास हैं, इनका उल्लेख किस में हुआ है? तो उसी के इसमें अभिलेख में हुआ है जो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख रहा है। क्लियर है? तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट देखेंगे, एक चालुक्य अभिलेख तिथि अंकन के शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है। तो उससे उसके कंटेम्प्रेरी पूछ रहा है, तो मतलब जो उसमें संवत दिया हुआ है उस हिसाब से बाकी इसमें वर्ष कितना होगा? तो 634 ईस्वी वर्ष जो है यहाँ पे होगा। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे तो पल्लव की सभा को। दंडिन किसके उसमें राज्यसभा में रहते थे? तो ये पल्लवों की सभाओं में रहते थे। कौन थे? याद रखिएगा नाम इनका, दंडिन, ठीक है। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, ठीक है। राज सिंह किस पल्लव राजा ने उपाधि ली थी? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ये उपाधि ले रखी थी। अगला इंपॉर्टेंट है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था, तो राजा राज के शासनकाल में बना था, ठीक है। राजा राज के शासनकाल में बना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मंदिर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला है, अभी आगे जब चैप्टर आएगा स्थापत्य वाला, ठीक है, स्थापत्य और साहित्यकार प्राचीन इतिहास का, तो उसमें सारा एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे काल वाइज देख लीजिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, तो धनंजय, इनका था जो है पुष्कलपुर। नीलराज का है अवमुक्त, ठीक है। नीलराज का क्या है? अवमुक्त है। उग्रसेन का पालक्का और विष्णुगोपा को कांची, ठीक है। विष्णुगोपा को कांची। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था एक टाइम पे कि समुद्रगुप्त ने किस दक्षिण शासक को हराया था? तो विष्णुगुप्त को। ये विष्णुगुप्त नाम अलग से याद रखिएगा। इनको जो है समुद्रगुप्त पराजित किया था, तो ये अलग से एक नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे राज्य राजधानी राजवंश, फिर से आ गया। पल्लव का कांची, पांड्या का मदुरा, ठीक है। यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल, ठीक है। फिर आप देखेंगे अगर ऊपर के PYQs मिलाएंगे तो इसमें काकतीय और पल्लव दो आपको यहाँ पे रिपीटेड है, कांची, मदुरा, ठीक है, और वारंगल, बस एक अलग से दे दिया या तो दे दिया। तो इस तरीके से अगर उस टाइम आपने PYQ को अच्छे से कर लिया होता, ठीक है, तो आगे आप इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है।
अगला आप देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में इसके बाद से एक और बचेगा गुप्तोत्तर काल, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो गुप्त काल में देखते हैं क्या क्या है। गुप्त काल अपने आप में ही एक अलग इतिहास समेटे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मंद सौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण है किसके, तो मंद सौर प्रशस्ति जो उपलब्धियों का विवरण है ये कुमारगुप्त फर्स्ट के, ठीक है, किसके, कुमारगुप्त फर्स्ट के उपलब्धियों का विवरण है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय की, किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक जो गुप्त शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाने वाला समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा था, भारत का नेपोलियन खाए थे। अपने आप में चारों पॉइंट जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक से बढ़कर एक सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि शक विजेता के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता है। गुप्ता शासक जिसने पूर्णों को विजय प्राप्त की, पूर्व पर विजय प्राप्त की, तो स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसने हुणों के बैटल्स को क्या के विफल किया, उनके आक्रमण को विफल किया था, तो स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है, गुप्तों के जो स्वर्ण मुद्रा उसको दिनार कहा जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि गुप्त अभिलेखों में दिनार किसका वाचक है, तो कांस्य सिक्का, ठीक है, कांस्य सिक्का वही सिक्का है जिसको दिनार को कहा गया है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ एरण से। एरण अभिलेख है एक तरह का, ठीक है, अभिलेख है जिसके बारे में पता चला, यहाँ से सती प्रथा के बारे में पहला अभिलेख पता चला। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख के एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, तो रेशम बुनकरों श्रेणी से, ठीक है, किस श्रेणी से मिलता है, तो रेशम बुनकरों श्रेणी से मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली जो मुद्रा है बुद्ध की वो कलांकित है, तो गुप्त काल से संबंधित है, किससे, गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन भारत में वह वंश जिससे शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल है। गुप्त काल इसलिए इंपॉर्टेंट, देखेंगे इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला पॉइंट है राजवंश में उड़ों का आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, तो गुप्त काल ही था, और उसमें स्कंदगुप्त ने इनको विफल कर दिया था उड़ों के आक्रमण को। भाग और बलि क्या थे, तो उस टाइम गुप्ता काल में देखेंगे राजस्व के ये स्रोत हैं, एक तरह के टैक्स हैं। भाग और बलि अपने आप में एक तरह के क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह के टैक्स कर को रिप्रेजेंट करते हैं। अधोलिखित में आप देखेंगे गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी है, तो फिर से दिनार है, ठीक है। और अगला पॉइंट है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा, ठीक है, सांख्य, ठीक है, कौन सी है, सांख्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है, सांख्य है। अगला है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मीमांसा से, किससे, मीमांसा से। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो पतंजलि, कौन, पतंजलि थे इसके प्रतिपादक। अगला है इसी तरीके एक और दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो किसने प्रचारित किया था, तो आप देखेंगे महर्षि गौतम ने प्रचारित किया था, किसको, न्याय दर्शन को। अगला पॉइंट है कि भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों ये विभेदक लक्षण है, ठीक है, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण वेदों की प्रामाणिकता के आस्था के आधार पर, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया, तो शंकरदेव ने, किसने, शंकरदेव ने इसको लोकप्रिय बनाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अगर बात करें विशेष रूप से योगदान किसने दिया, तो भास्कर ने, किसने, भास्कर की एक बुक है लीलावती, ठीक है, लीलावती, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कालिदास द्वारा रचित मालकाव्यमित्र का, जिसका नायक जो है अग्निमित्र था, ठीक है, अग्निमित्र। और एक और उसकी लड़की थी जिसकी प्रेम कहानी है ये मालकाव्यमित्र, ठीक, इन दोनों के नाम पे ये कहानी है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, तो याज्ञवल्क्य में, ठीक है, याज्ञवल्क्य में कायस्थ जाति का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है कि दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था, तो नारद ने किया था। और पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो उत्तर बंगाल में। कहाँ पर, ये उत्तर बंगाल में स्थित है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, तो कहाँ से, ताम्रलिपि बंदरगाह से। कहाँ से, ताम्रलिपि बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। गुप्त काल का जो उत्तर का जो भारतीय व्यापार था, उत्तर भारत का व्यापार था, वो यहाँ से क्या होता था, आप देखेंगे संचालित होता था। अगला है फिर से इस सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ था, तो एरड़ से, वही एरड़ अभिलेख। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों का, वही रेशम बुनकर जिसका भी सूर्य मंदिर बनते टाइम उसका इन्वेंशन किया गया था अभी। और मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये भी आप ध्यान देंगे, किससे, कुमारगुप्त फर्स्ट से संबंधित है, ठीक है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय।
और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाला जो स्तंभ है उस पर किसका अभिलेख मिलता है? तो जहांगीर का। यही एक मुगल शासक है जिसका आप देखेंगे इसके प्रयाग प्रशस्ति वाले पे इसका भी नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है कि वह गुप्त शासक जिसने पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है तो समुद्रगुप्त। और लास्ट स्वर्ण गुप्त काल का देखेंगे गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, एक बार देख चुके हैं समुद्रगुप्त को। इस तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा गुप्ता काल। अब आ जाते हैं हम लोग गुप्तोत्तर काल पे। ठीक है, गुप्तोत्तर गुप्ता के बाद का गुप्तोत्तर पोस्ट गुप्ता एन। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्य कालीन शासक का उल्लेख किया है? तो हम देखेंगे बृहद्रथ का। किसका? बृहद्रथ का उल्लेख किया है किसने? बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित्र में। अगला है कुछ विदेशी यात्री हैं और इनका कालानुक्रम है जो मैच कराना है। तो ऑलरेडी इसमें मैच है, विदेशी यात्री देखेंगे। ठीक है, विदेशी यात्री और त्रव्य भारत ब्राह्मण। ठीक है, विदेशी यात्री भारत ब्राह्मण। तो फाहियान भारत कब आया था? 399 से 414 ईस्वी के पंत आया था। अगला नाम है साथियों ओवेन संग, 629 से 645 ईस्वी तक। और हित सिंह जो है 671-72 से 693 ईस्वी तक। अल मसूदी के बारे में अगर बात करें तो 915 से 916 ईस्वी तक आया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया, कौन से राजा जिनको प्रत्यक्ष चुना गया था? तो गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लव वम्मल। ये 3 ऐसे राजा हैं जिनको जनता द्वारा क्या किया था? प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं तो ये अमरावती का स्तूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, पॉइंट को इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं तो अमरावती स्तूपा है। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं हैं तो अमरावती और नागार्जुन कोंडा। ठीक है, कौन? अमरावती और नागार्जुनी कोंडा। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी 2 साल पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ को संपादित किया था तो प्रवरसेन प्रथम। किसने? प्रवरसेन प्रथम के द्वारा आप देखेंगे 4 अश्वमेध यज्ञों को संपादित किया गया था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है तो गुजरात में ये स्थित है। और 7वीं शताब्दी में से एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थिति? तो गोवा में। ठीक है, गोवा में। अभी गोवा वाले रिसेंट में न्यूज में रहा था कदम काल का, इसी काल का यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे अवशेष मिलेंगे 10वीं शताब्दी के यहाँ पे मिले हैं, पूरा लेख अभी एक मिले हैं। तो ये भी चर्चा में भी था गोवा वाला कदम काल का। अगला पॉइंट देखेंगे प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था। ठीक है, तो दम जो है क्या है? तो उसमें अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम है। और मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किसने कराया था? तो हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश विशेष से है ये, कन्नौज और प्रयागराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो दोनों नाम है कन्नौज और प्रयाग, ये उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन के समय के। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, पहली चीज़ कि देखिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के हम आपको 4 चीज़ें बता चुके हैं कि जिसमें आपको 4 चीज़ें हेल्पफुल करेंगे। पहली चीज़ का आपका पीवाई की और जो भी चीज़ें हैं उसका एक आपका शॉर्ट नोट्स। ठीक है, दूसरी चीज़ करंट अफेयर, और तीसरा कि आप जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगा पाएँ। ठीक है, और उसके साथ साथ अब जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे कुछ दिन बचे रहेंगे, अब तो बहुत ही कम दिन रह गए हैं, 50 दिन से भी कम है लगभग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके लिए कुछ प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, सभी सब्जेक्ट से। ये क्या हैं? ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ के प्रीलिम्स में अपना बेहतर कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ अभी अगर तैयारी आपकी पूरी है, आपने कंप्लीट नहीं कर रखी है, कुछ आपको वहाँ से लग रहा है कि और करना चाहिए, तो पहली चीज़ तो हम कहेंगे करंट अफेयर चैनल पर जाइए। आपको कंप्लीट करंट अफेयर जैसे अगस्त 2024 इसी तरीके से आपको कंप्लीट हर एक महीने का करंट अफेयर वीडियो मिल जाएगा। और इस कह रहा हूँ कि यहाँ से करंट अफेयर आप कवर कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको अलग अलग चीज़ की टेस्ट सीरीज मिल रही है। यहाँ पे फिलहाल दृष्टि का टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कीजिए। और PDF के लिए आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये बूस्टर सीरीज है, ये क्या है, इसमें PY के और टेस्ट सीरीज के एक शॉर्ट नोट्स हैं जो आप परीक्षा के अंतिम दिनों में रिवाइज़ करेंगे। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा कि ये आप चीज़ कवर करें, उसके नोट्स को कवर करें और ऐसा ही नोट्स बनाने का प्रयास करें टेस्ट सीरीज देने के बाद या बाकी कोई भी PY पढ़ने के बाद से। ठीक है, आई होप सो की बातें आपको समझ में आ गई हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट कर दीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।